नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशागर आईएएस चैनल पर हैं। आज हम पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लाए हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस में है मेंस के, उसके अकॉर्डिंग हम लाए हैं। इसको आप और पार्ट में ही बांट सकते हैं, सिलेबस देखा होगा। इसको फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी, तीनों को कवर करता है आपका पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसके हम 3 मार्कर आपके बीच लाए हैं। पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इतिहास और मध्य प्रदेश की इतिहास, भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास का वीडियो हम ला चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आया है। पेपर सेकंड का इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का भी हम वीडियो लेकर आ चुके हैं, वो भी आप लोग देख रहे हैं। आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं पेपर फर्स्ट का। इसके बाद हम पूरी सीरीज हर पेपर की करेंगे। आज जैसा कि हमारा 5th पेपर हुआ है हिंदी का, हर एक पेपर को हम कवर करेंगे 3 मार्कर। उसके बाद धीरे धीरे हम 5 मार्क्स कवर करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे क्योंकि हर पेपर को पूरा सॉल्व इकट्ठा करेंगे तो वो सिर्फ आपके काम का नहीं रहेगा। ऐसा ही बहुत सारे वीडियोस कर रहे हैं, वो बना देते हैं पूरे पेपर में, बातें कह देते हैं। आपको चाहिए रिटन कंटेंट, लिखा कैसे जाता है 3 मार्कर। मेन खेल 3 मार्कर का यही है, बहुत सारी चीजें बता देना, बट राइटिंग कैसी होगी उस पर हमको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं, प्रश्न के अनुसार पढ़ते हैं। शुरुआत हम करते हैं, पहले प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न पहला आया था कि माउंट किलिंजरो कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो आपको सीधे सीधे 3 पॉइंट इसमें लिख देना है कि माउंट किलिंजरो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले इसका कॉन्टिनेंट लिख देना है। दूसरा, इसका अवस्थित देश लिख देना है। अवस्थिति इसकी मतलब क्या, लोकेशन पूछ रहा है, वो लोकेशन आपको बता देना है, तंजानिया में। तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कंप्लीट 3 मार्कर, कुछ ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अब कुछ लोग इसमें क्या बता देंगे कि इसमें चित्र बना दो, ये कर दो। अरे 3 मार्कर में क्या करोगे आप? ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स लिख के निकल जाना है और उसके मेन पॉइंट्स लिख देना है। ठीक है, अब यदि आपको उसकी ऊंचाई याद है तो आप लिख सकते थे एग्जैक्ट, नहीं याद है तो छोड़ दो आप। ठीक है, कि क्या इसकी ऊंचाई है, ये बस विशेषता है इसकी, ऊंचाई भी लिख सकते थे। अगला प्रश्न है कि भूकंप का अभिकेंद्र क्या होता है। भूकंप का अभिकेंद्र क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिक सेंटर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिक सेंटर क्या है। तो देखिए, जो इसमें हमने कवर किया है एपिक सेंटर के रूप में, कि जहां पर इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि जहां पर PSL तरंगे पृथ्वी की सतह से टकराती है, उसको भूकंप का अभिकेंद्र कहा जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद होगा यदि आपने ये चीजें ठीक से पढ़ी हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप एक चाहते तो डायग्राम बना सकते थे। कैसा डायग्राम बना सकते थे कि देखिए, ये पृथ्वी का आप मान लीजिए कि अंडाकार है, तो यहाँ केंद्र से जहां भी फोकस होता है, जहां से बनता है, उसको बोलते हैं फोकस, और उसके ठीक सामने बनता है एपिक सेंटर, जिसको आप बोलते हैं अभिकेंद्र। जो पूछा गया आपसे, इसको एपिक सेंटर बोला जाता है। इसको एपिक सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये होती है प्राइमरी रेज, जिसको हम बोलते हैं पी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेज, इसको हम बोलते हैं पी से डिनोट हम करते हैं। थोड़ा नीचे चला गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा पेन यूज कर लेता हूँ दूसरा। इसको बोलते हैं पी। पी मतलब प्राइमरी रेज। फिर ये जो दूसरी होती है, ये आपकी बनती है सेकेंडरी। एस जो है वो सेकेंडरी वेव है। पी मतलब प्राइमरी वेव, और इन दोनों के बीच में जो बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या, जो एपिक सेंटर, इसको हम बोलते हैं लब वेव। लब वेव, लब केवल वही नहीं जो आप फिल्मों में सुनते हैं, ठीक है, LOV गानों में सुनते हैं, कविताओं में सुनते हैं, साइंस में सुना होगा, लेकिन लव वेव आप यहां भी आप सुनिए। एक स्पोर्ट्स में आप सुनते होंगे, बैडमिंटन में जो होता है लव डब, हार्ट में होता ना पंपिंग जो होती है ऊपर नीचे को, लव डब बोलते हैं। तो जो
बैडमिंटन में गेम होते हैं ना, तो उसको 1 लव, 6 लव, 7 लव ऐसे बोलते हैं, 21 होते हैं सेट्स केवल, तो उसमें भी लव यूज होता है। तो यहाँ भी वर्ड लव वेव, इसको एल बोल हमने बोला, और इन दोनों के बीच में जहाँ एक केंद्र बनता है जिसको आप एपेक्स सेंटर बोलते हैं, यही पूछा भूकंप का भी केंद्र, तो यहीं पर हमने इसको लिखा जहां पर पीएसएल तरंगे पृथ्वी की सतह से क्या हो जाती है, आपके टकरा जाती है, केंद्र बना, फिर वो ऊपर आया और टकराया, तो आपका उसमें क्या बोला, या तो आप ये लिख सकते थे ये जो हमने लिखा है, या आप डायग्राम भी बना देते फोकस, एल वेव और एस वेव, तो भी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसा आपको वहां उचित लगता, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछेंगे यहाँ डायग्राम बन सकता था, क्योंकि ज्योग्राफी है ना, तो यहाँ डायग्राम बन सकता था, ऊपर वाले में नहीं बनाना है, जैसे माउंट कैलेंडर में नहीं बनाना है, यहाँ आप चाहते तो बना सकते थे, ऐसा डिस्क्राइब कर देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, चाहे आप एक पॉइंट लिख देते तो बात खत्म हो जाती। अगला प्रश्न हम देखें कि टॉर्नेडो क्या है। टॉर्नेडो आपने बहुत सुना होगा, प्री में बहुत पढ़ते हैं। टॉर्नेडो जो है, टॉर्नेडो ये अमेरिका प्रशांत महासागर में आता है, वेस्ट इंडीज वगैरह जो द्वीप समूह है वहां इसको हरिकेन्स बोलते हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्यों उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर जब हम कर्क रेखा के पास आते हैं तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। 23 से वो पूरा एक लंबा डिस्कशन है, लेकिन तो आपको मालूम होना चाहिए किस एरिया में आता है, क्योंकि आपको मालूम होगा मैक्सिको अमेरिका के पास से ही जो है आपके फिर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है जो कर्क रेखा का 10 डिग्री 20 डिग्री के आसपास होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक प्रकार है। मुख्य देश जहां ये आता है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें आया था कि मालवा का पठार विस्तृत क्षेत्र समतल क्यों है। उसने कारण पूछा है क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मालवा का जो पठार है वो दक्कन के पठार का क्या है, एक भाग है, जिसका निर्माण किससे हुआ, लावा के फैलाव व उसके सूखने के कारण हुआ है। जब भी लावा ट्रैप के रूप में विस्तृत होता है तो समतल भूमि यहाँ पर बनती है। यहाँ कुछ 2-3 पॉइंट और साथ में लिखे हैं जो आपको लिखना आवश्यकता नहीं। अब देखिए पठार जो है या समतल क्यों बना है, ये इन्होंने पूछा है। तो अब 3 मार्कर था तो इसमें ज्यादा कुछ अपन कह नहीं सकते हैं या इसमें ज्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि टाइम का ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए जो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, क्या होता है जब लावा आता है तो लावा निर्मित पर्वत भी होता है, उस पर्वत से जो समुद्र से जुड़ा हुआ भाग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अरब सागर मुंबई महाराष्ट्र वाले रेंज से जुड़ा हुआ है, तो जो ये भाग होता है समुद्र से पर्वत के बीच वाला, ये समतल भाग बन जाता है। तो अब मालवा के पठार को आप गौर कीजिए, आपका मालवा, इंदौर, रतलाम, धार ये वाला पूरा सीजन है, थोड़ा गुजरात का पार्ट भी है, और ये लावा निर्मित पूरा एरिया है। दक्कन का पठार जैसे महाराष्ट्र भी आ जाता है, बुरहानपुर सब आते हैं। इधर आपका देखिए क्या है, समुद्र है। तो समुद्र से मैंने क्या बोला, इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ क्या बनेगी, समतल भूमि बनेगी। ये आपका हमने क्या है, ये आपका समुद्र है, और ये जो ऊंचा ऊंचा बनाया है मैंने, आप ऐसे बना सकते थे, ये क्या होता है, आपके लावा निर्मित पर्वत भी बन जाते हैं। तो या तो डायग्राम बना के आप इसमें मार्क्स ले सकते थे, या आप इसको ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, ये इसमें भी आपका हो जाता। ठीक है, अब इसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि क्षारीय लावा से निर्मित है या सिलिका है, क्योंकि 3 मार्कर में इतना नहीं है, कारण सिर्फ आपको समतल पे बताना था। तो मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है जिसका निर्माण लावा फैलाव से हुआ है, उसके सूखने को हुआ है, और जब भी लावा ट्रैप के रूप में विस्तृत होता है तो समतल भूमि बनाता है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते थे या डायग्राम बना देते तो भी आपको मार्क्स इसमें पूरे मिल जाते। ठीक है, मुझे लगता है कि समुद्र वाला पार्ट आपको दिखा नहीं, बस आप समझ लीजिए कि समुद्र इस तरफ भी है। ठीक, मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो टाइम है, वहाँ आपके पास नहीं है। तो ये आप देख लीजिए, ये समतल भूमि बन जाएगी पठार की, और ये जो हिस्सा है जहाँ मैंने पानी भरा हुआ है, पानी लिख देता हूँ, या ये समुद्र है, अरेबियन सी है आपका समुद्र है, ये मालवा का पठार बन जाता समतल भूमि, और ये लावा निर्मित आपका पर्वत बन जाता। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको डिस्क्राइब करके मार्क्स प्राप्त कर सकते थे या आप पॉइंट्स लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम आए हैं बराक नदी के बारे में। तो बराक नदी किन 2 राज्यों से निकलती है, तो आपको पता है मणिपुर लिख दो, अभी वहां हिंसा हुई है तो बड़ा
वहां से निकली ही है, नागालैंड में बहती है, मिजोरम में भी बहती है। तो आप 3 स्टेट हैं, इसमें से 2 कोई लिख दीजिए, ज्यादा सोच कर रहा नहीं। अल नीनो आप जानते ही हैं कि ला नीनो आपके लिए फेवरेबल होता है और अल नीनो आपके लिए डिसफेवरेबल होता है। इंडिया के दृष्टिकोण से देखता है, जब अल नीनो आता है तो यहाँ पर मानसून कमजोर पड़ जाता है भारत में और ये ठीक नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते थे कि पेरू के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है, ठीक, गर्म हवाएं होती हैं, भारत के मानसून को क्या करती है, कमजोर कर देती है। नेक्स्ट है नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों है? सीधा सीधा है कि लगभग आप देखिए कि नर्मदा मध्य प्रदेश के लगभग 14 से 15 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। तो पीने योग्य जल उपलब्ध कराता वहां, साथ में इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिससे आपके कृषि सिंचाई हेतु जल उपलब्धता भी होती है, साथ में जल विद्युत केंद्र की स्थापना भी होती है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख देंगे, ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें फिर से डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम 3 मार्कर में क्या बनाएंगे आप, पीने का पानी कैसे दिखाएंगे, सिंचाई वाला एरिया। तो यहाँ आप जो है पॉइंट ही लिखें कि पीने योग्य पानी की उपलब्धता और कृषि सिंचाई हेतु उपलब्धता। इसी आप देखिए मध्य प्रदेश सोया स्टेट बना, नर्मदा की सिंचाई से बहुत सारा जल विद्युत केंद्र की स्थापना भी आपकी होती है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम देखें कि वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र इसने मध्य प्रदेश में आपसे पूछा हुआ है। तो सीधा सीधा बात है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है, 200-250 सेंटीमीटर होती है। जहां ज्यादा बारिश होगी वहां फॉरेस्ट क्या होगा, थोड़ा सा विस्तृत होगा। तो प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पहला पॉइंट तो ये लिख देना है। जिले में आप मंडला और बालाघाट लिख देंगे, और मुख्यतः आप चाहेंगे तो मैकाल पर्वत श्रेणी लिख देंगे, जहां से अमरकंटक है आपका, जहां से आपके सोन और नर्मदा नदी निकलती है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न है बालाघाट के खनिज भंडार, सिंपल सा प्रश्न था, आप लिख सकते थे बॉक्साइट मैग्नीज पाया जाता है ना। उसने खनिज ही पूछे हैं, कारण उसका आपको पता ही है कि धारवाड़ पहाड़ी के कारण, ठीक है। और धारवाड़ पहाड़ी का नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, ये पूछा नहीं गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ धारवाड़ नाम जो है कर्नाटका में एक जिला है धारवाड़। सबसे पहले धारवाड़ में जब खोज हुई चट्टानों की, पहाड़ों की, तो जिस तरीके की चट्टान कर्नाटक धारवाड़ में मिली तो उसका नाम उन्होंने कह दिया कि धारवाड़ में मिली तो धारवाड़ी चट्टान। जब बाद में उसी तरीके की चट्टान मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई तो फिर कहा कि ये धारवाड़ पहाड़ी है। तो इस तरीके से नाम उसका भारत के एक कर्नाटक के जिले के एक क्षेत्र के नाम पर धारवाड़ पहाड़ी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न आया था जलीय चक्र के बारे में लिखना। सीधा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जलीय चक्र आप सब 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में रहता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, आप इसमें पॉइंट बना सकते थे कि समुद्री जल का ताप के कारण वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने के बाद तथा संघनन की क्रिया के उपरांत बादल बन जाते हैं। वर्षा का जल पुनः नदियों के माध्यम से समुद्री जल में मिल जाता है। हालांकि यहाँ वर्षा जल उचित नहीं है, यहाँ आपको वर्षण लिखना है, यहाँ आपको वर्षण लिखना है। वर्षा का जल नहीं, आपको केवल वर्षण लिखना है। ये वर्षण कर, इसका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, वर्षण कर पुनः। मैं वर्षण यहां इसीलिए लिखा रहा हूं, वर्षा का जल लिख दिया है राइटिंग में। देखिए वर्षा नहीं केवल होती है, आपका एंटी साइक्लोन बनती है, जिसे आप बोलते हैं फॉग, कोहरा बनना, बर्फबारी होना, बर्फ की छोटी छोटी बूंदें आपने देखा होगा यूरोप में गिरती हैं, बर्फबारी होती है, अपने कश्मीर में होती है, हिमाचल में होती है। तो बर्फबारी भी जो है जलीय चक्र का ही कारण है। बर्फबारी, कोहरे का बनना, बारिश होना, ये सब जो है आपके जलीय चक्र का पार्ट है। अकेले वर्षा लिखेंगे तो वो जो है थोड़ा सा इसमें उचित नहीं रहेगा। हालांकि आप वहां लिख देते तो चल जाता, लेकिन चूंकि मैं यहाँ बता रहा हूं तो वहां नहीं माना। आपको यहाँ पर लिखना पहला पॉइंट, समुद्री जल का ताप के कारण वाष्पीकरण होना
तथा संघनन की क्रिया के उपरांत बादल बन जाते हैं, और वर्षण कर मैंने यहाँ का लिख दिया, वर्षण कर पुनः नदियों के माध्यम से समुद्री जल में मिल जाना, इसको हाइड्रोलिक चक्रण भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक चक्रण भी कहते हैं। बस आपको वहां वर्षण कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, जल संसाधन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात हो रही है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो कैसे करेंगे? पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधनों को इष्टतम प्रयोग करके, वाटर हार्वेस्टिंग आप जानते हैं, तो वो सब तरीके यहाँ पर आप लिख सकते थे। इसमें सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। प्रबंधन में जैसे हमने पॉइंट लिखा है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधन का इष्टतम प्रयोग करके। इष्टतम प्रयोग में क्या है, आप यहाँ लिख सकते थे आपका क्या, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे घरों के छत का पानी नीचे ले जाना, है ना। इसमें आपका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना इसका एक प्रबंधन है। दूसरा आपको हमने क्या बोला, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपका आ जाता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसमें आप नीचे चाहते तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक, और उतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। आप चाहें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, तो उदाहरण नदी जोड़ो और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हालांकि इष्टतम प्रयोग में वो सब कुछ आ गया है, फिर भी आप एग्जाम्पल में वहां ब्रैकेट में लिख सकते थे कोष्टक में, क्योंकि कोष्टक में जो आप लिखते हैं ना वो मार्क नहीं होता है। दूसरी चीज एक भी है कि लाइन आपके पास लिमिटेड है, तो ज्यादा लिख नहीं सकते थे। यदि वहां जगह आती तो मुझे लगता आ सकती थी यहाँ पर, तो नदी जोड़ो या वाटर हार्वेस्टिंग में से कोई एक एग्जाम्पल वहां सेट कर देते। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के भूकंप 1950 के बाद क्या है? तो जबलपुर का आया 1997 में मध्य प्रदेश में, लातूर महाराष्ट्र में आया, कोयन नगर 1967 में आया, आप 2000 मैं थोड़ा श्योर नहीं हूं, गुजरात में जो कच्छ में आया था वो शायद 1 या 2 में ही आया था, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते थे। तो ये आप लिख सकते थे जो भी आपको याद आता। हालांकि लातूर का बड़ा फेमस है, मध्य प्रदेश का जबलपुर का बड़ा फेमस है, तो ये तीनों आप इसमें से लिख सकते थे। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन से अभिप्राय क्या है? सीधा है, इसमें तो आपने पढ़ते ही। ठीक है, पहला, ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह की वास्तविक भौतिक स्थिति का आकलन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। उपयोग क्या है? शहरीकरण और मानसून का पूर्वानुमान के लिए ये यूज होता है। तीनों पॉइंट लिखते थे, मौसम पूर्वानुमान, शहरीकरण, इस सब में आपका यूज होता है। 3 नंबर के हिसाब से लिखना था, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ आप नहीं लिख पाएंगे। अब प्रश्न आया है, जीआईएस का वेक्टर डेटा क्या है? ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा इसमें, लेकिन अभी 3 नंबर के हिसाब से आप इसमें सिर्फ ये लिख दीजिए कि जीआईएस की विधि जिसमें बिंदु, लाइन, बहुभुज का प्रयोग करके भौतिक क्षेत्रों के सीमाओं का निर्धारण करते हैं। ये डायग्राम भी देखो यहाँ बनाया गया है एक्स वाई करके, ए पॉइंट ये, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे करके यहाँ डायग्राम बना दिया गया है। उपयोग इसका किस में होता है? खनिज के विश्लेषण में आपका इसका उपयोग होता है। ठीक है, लास्ट आपका जो है 15वां 3 मार्कर आया था कि इसका यूज क्यों होता है। जीपीएस तो सभी लोग यूज करते हैं, जोमेटो, स्विगी वाले सब यूज करते हैं। आपको टेक्निक लिखनी थी। नेविगेशन प्रणाली जो उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वस्तुओं की स्थिति, कहां पर है लोकेशन, उसका वेग, वेलोसिटी, समय, तीनों को आपस में क्या करता है, ये संबंध करता है। तो ये जीपीएस के बारे में हो जाता। तो यहाँ हमने पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकंड के 3 मार्क्स का कवर किए हैं। अगली वीडियो में पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद साइंस का पार्ट कवर करेंगे, एथिक्स का पार्ट, सब धीरे धीरे करेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे, हर एक चीज कवर कराएंगे आपको। 2022 का जो मेंस होना है 30 अक्टूबर से, हर एक चीज मेंस के दृष्टिकोण से कवर करेंगे। 2023 के प्रीलिम्स जो होगा मार्च में, फेब में, लास्ट में, उसको कवर करके चलेंगे, सब कर चलेंगे। आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।